आप देख रहे हैं स्पेशल एट 4। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की क़यादत वाली कांग्रेस जेडीएस सरकार का मुस्तकबिल बीच मझधार में है। असेंबली में सीएम कुमारस्वामी ने कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया। चर्चा के दौरान साबिक सीएम और कांग्रेस के लीडर सिद्धरामैया ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला देते हुए फ्लोर टेस्ट टालने की मांग की है। और इस बीच ऐवान में बागी अराकीन असेंबली समेत 19 एमएलए गैर हाजिर बताए जा रहे हैं। इनमें से एक कांग्रेस एमएलए श्रीमंत पाटिल मुंबई के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। सीएम कुमारस्वामी ने असेंबली में कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया। कुमारस्वामी ने अरकान असेंबली को खिताब करते हुए कहा है कि मैं ऐवान में इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में क्या कहा है। मैं सिर्फ इसलिए यहां नहीं आया हूं कि मैं सरकार चला सकता हूं या फिर नहीं। कुमारस्वामी ने इस हालत के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कुमारस्वामी ने कहा कि स्पीकर की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हमें कर्नाटक की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपोजिशन के लीडर इतनी जल्दबाजी में आखिर क्यों हैं, वो आज ही बहस कराने पर आखिर क्यों तुले हुए हैं। You ask JDS and Congress people. You are asking me. I am telling you 100% we are confident. We are going to. They are going to. The motion will be defeated. You are asking me. I am telling you 100% we are confident. We are going to. They are going to. The motion will be defeated. You are asking me. I am telling you 100% we are confident. We are going to. They are going to. The motion will be defeated. मेरा ये मानना है कि उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और ये जो गंदगी फैली जा रही है प्रजातंत्र के इस माहौल में, ये अच्छा नहीं है और वो माइनॉरिटी में आ चुके हैं। निश्चित रूप से उनकी सरकार जाने वाली है और आज उनकी सरकार जाएगी। I am congressman. I am congressman. I am congressman. Yesterday I told you, no? I messaged all electronic media, print media, everything. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡಿತೇನೆ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೇನೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾಚನೆ ಪರ ನಾನು ಮತ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ। ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು 4 ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬಾರದು। और वहीं दूसरी जानिब कर्नाटक असेंबली में बहस के दौरान आज ऐवान में एक अजीब सा नजारा देखने को मिला, जहां रियासती कांग्रेस के चाणक्य समझे जाने वाले वजीर डीके शिवकुमार और बीजेपी के दबंग लीडर बी श्रीरामुलु की मुलाकात हुई। जिस वक्त दोनों की मुलाकात हुई, ऐवान पूरी तरह से वहां पर सन्नाटा था। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि दोनों में आखिर बात क्या हुई। आप ये देखिए, ये मुलाकात की तस्वीर है। हालांकि जिस तरह से वो बातें हो रही थी, ये पता नहीं चला है कि बात आखिर क्या थी। तो अभी भी सस्पेंस पूरा बरकरार है। हालांकि तस्वीर लगभग साफ हो गई है कि आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन ये अंक गणित है और ये सियासत है। यहां पर एन मूवमेंट पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर सीधे अगर बात करें अंक गणित की, तो फिलहाल ये लग रहा है कि जितने एमएलएज ने इस्तीफा दिया, उसके बाद 5 और एमएलएज हैं जो दरअसल अभी ऐवान से नदारत रहे। हो सकता है कि वो वोटिंग के दौरान वहां पर मौजूद रहें, लेकिन फिलहाल वहां पर नहीं थे वो। तो ऐसे में अगर टोटल अभी तक हम देख रहे हैं तो 20 एमएलएज अभी वहां पर मौजूद नहीं थे। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कि जिन एमएलएज ने इस्तीफा दिया है, उनको ये हक है कि वो ऐवान में रहें या फिर ना रहें। पूरी तस्वीर इससे बदल गई है और कांग्रेस जेडीएस की हुकूमत जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है और बीजेपी स्पेक्टेटर की तरह देख रही है। उसे पता है कि चीजें उसके हक में जा रही हैं। किस तरह से अभी इस पूरे मामले को देखा जाए, क्या इसमें टेक्निकलिटीज हैं, बातचीत के लिए मेरे साथ तमाम मेहमानों का पैनल जुड़ गया। इनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ यशवीर राघव हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। अमरेंद्र उपाध्याय जी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर एस.के. दत्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं और एडवोकेट एस.के. मुखर्जी मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत यशवीर मैं आपसे करना चाहूंगी कि आपके लिए तो ये विन विन सिचुएशन है ही, लगातार मैं ये कह रही हूं, और अब शायद 5 और एमएलए जिस तरह से ऐवान में नहीं गए हैं,
एक के बाद एक जो है जैसे जैसे दिन जा रहा है तस्वीर आपके लिए और बेहतर ही होती जा रही है, धुंधली नहीं। बुशरा जी, भाजपा के लिए विनिंग सिचुएशन नहीं है ये कर्नाटक की जनता के लिए विनिंग सिचुएशन है। जिस प्रकार से तत्कालीन विधानसभा चुनाव में कुमारस्वामी और कांग्रेस को एक तरह से उन्होंने कर्नाटक की जनता ने नकार दिया था, लेकिन बावजूद इसके तीसरी पार्टी होने के बावजूद उनके नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया और दूसरी पार्टी उनको इस गठबंधन गई और लगातार जिस प्रकार से उन्होंने कावेरी उन्होंने अपने आंसुओं से माध्यम से अपनी आंखों से बहाई है मंच पे खड़े होकर, वो कर्नाटक की जनता ने देखा है। जिसके बाद लोकसभा चुनाव में 28 में से 26 सीटें एनडीए को सरकार कर्नाटक की जनता ने जिताकर भेजा। ये कर्नाटक की जनता की जीत है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें कांग्रेस के जो विधायक हैं, चाहे वो सिद्धरमैया के नेतृत्व वाले विधायक हो, चाहे अन्य जो नेता हैं उनके नेतृत्व वाले विधायकों, उनको सबसे ज्यादा पीड़ा थी कि हमारी पार्टी की ज्यादा सीटें हैं, बावजूद इसके हमने कुमारस्वामी जो सबसे कम सीटें लेकर सत्ता में आए थे उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया था। तो ये जो पीड़ा जो झलक रही थी कई दिनों से, कई महीनों से, वो झलक कर इस तरह से आई है और इस्तीफों की बौछार लगी है। और खासकर राहुल गांधी जी के जब से राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया है और आह्वान किया है कि आप भी लोग इस्तीफा दीजिए, तब से ये बौछार थोड़ी तेजी से बढ़ी है कि इस्तीफा देने से ही शायद कुछ फायदा होगा कर्नाटक की जनता का। आपका खेल नहीं है? नहीं, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का उसमें लेने का ऐसा। सबसे बड़ी बात क्या है, नाच ना आंगन आवे आंगन टेढ़ा, ये बहुत पुरानी कहावत है। अगर बेटा बिना मां की मर्जी से शादी कर लेता है और जब मां और बीवी में झगड़ा होता है तो मां बार बार यही आरोप लगाती है कि ससुराल वाले पक्ष ने आपको भड़काया हुआ है। यही स्थिति कर्नाटक में हो गई है। उनका अपना घर संभल नहीं रहा है, विधायकों की मर्जी के खिलाफ ये गठबंधन हो गया, कर्नाटक की जनता की मर्जी के खिलाफ ये गठबंधन हो गया। और साफ ही नजर आ रही है ना कि अगर ऐसा होता है तो सीधे तौर पर फायदा किसको है? कर्नाटक की जनता को फायदा है। भारतीय जनता पार्टी स्थायी सरकार देने का अपना इतिहास रहा है, ये कर्नाटक की जनता का फायदा है। कर्नाटक की जनता किसी मुख्यमंत्री से आंसू देखने के लिए उनको चुनकर नहीं भेजा है। कर्नाटक की जनता चाहती है कि स्थायी विकास हो, वहां की जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिले, जो केंद्र से सुविधाएं जो इन्होंने रोकी हुई हैं वो मिले। कर्नाटक की जनता का फायदा है और कर्नाटक की जनता को उसका हक मिलना भी चाहिए। ठीक है मुखर्जी साहब, आप किस तरह से इस मामले को पूरा देख रहे हैं? अभी तो फिलहाल ये लग रहा है कि हो सकता है कि आज वोटिंग ना भी हो सकता है कल हो, क्योंकि लगातार लग ही रहा है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को ड्रैग कर रही है। कांग्रेस जेडीएस हुकूमत जो है ड्रैग कर रही है ताकि जितना वक्त मिल सके उन्हें वो वक्त मिल जाए और हो सकता है वो किसी भी तरह से उन एमएलए से बातचीत करके उन्हें किसी तरह से अपनी तरफ राग़िब कर लें। जी, तो क्या लग रहा है अभी आपको? मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि एक इंग्लिश में एक लाइन है, वन शुड नो हाउ टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है, हम उसको कुछ भी कहें कि किसको लाभ हो रहा है किसको नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। जनता को सब दिखाई देता है, पर अल्टीमेट लूजर कौन है? अल्टीमेट लूजर है जनता जी। अल्टीमेट लूजर जनता है। क्यों? कि जनता जिस 5 साल के लिए जिन लोगों को चुन के भेजती है, जब वो लोग अपने 5 साल पूरे न करके और बीच में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर भाग आते हैं, वो कुछ भी बहाना बनाए, अल्टीमेटली धोखा देते हैं। वो लोग धोखा जनता को देते हैं। और आज वो खड़े होकर के चाहे कुमारस्वामी रोए या वो 20 एमएलए रोए, वो उसको फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली कर्नाटक की जनता इफेक्टेड है। वहां की जनता का विकास रुकता है, काम का विकास रुकता है, जनता अटकती है। हर काम आज जो भी हो रहा है वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो है, अल्टीमेटली बेनिफिशियरीज तो हैं। ये नहीं कहे कि इसका लाभ नहीं है, नहीं, जिसको भी अल्टीमेट लाभ होता है राजनीति के अंदर इतना सीधा नहीं होता है कि हमें नहीं मालूम। होता यह है कि जिसको लाभ होता है उसको हो रहा होता है, और एक दिन और टल जाए, कल एक दिन और टल जाए, परसों एक दिन और टल जाए। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का ऑर्डर क्या है? ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है इसको आप टालिए। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने कहा है कि जुडिशरी का डोमेन अलग है और ऑनरेबल स्पीकर का डोमेन अलग है। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट कैन नॉट सिट इन द आर्म चेयर ऑफ स्पीकर। तो स्पीकर को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। यदि वहां से 20 आदमी गायब हो जाते हैं तो इन टोटली वो 20 कम हो जाते हैं। एक बात। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज फंडामेंटली बहुत सही कही है, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं, इत्तेफाक न करने से भी इत्तेफाक करना ही है। कारण ये है, देखिए, जो आदमी को एमएलए चुना गया उसने इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफा देते ही एक्सटिंग्विशेस एज एमएलए।
तो जब वो एमएलए रहता ही नहीं है तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने तो ठीक कहा है कि वो आए ना आए, इससे क्या फर्क पड़ता है? जी, सही जब वो बात है। एमएलए ही नहीं रहा तो उसके आने ना आने क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन वो टेक्निकलिटीज की तरफ से देखें, पार्टी अपने हिसाब से सोच रही है कि वो आते हैं सोचे, देखिए, या क्या किस तरह से डिस्क्वालीफाई किया जाए। मैं बुशरा जी बाद में एक बात कहना चाहता हूँ, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट को कहीं भी पार्टी के निगाह से चश्मे से नहीं देखना है। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट को तो कॉन्स्टिट्यूशन का चश्मा से देखना है, और कॉन्स्टिट्यूशन का चश्मा यही कहता है जो वो कह रहे। तो मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो हो रहा है उसके बीच में जो होता दिखाई दे रहा है वो भी दिखाई दे रहा है, पर एपेक्स कोर्ट कैन नॉट से, शुड नॉट से, उनका अपना डोमेन अलग है, स्पीकर का डोमेन अलग है, हर एक कोई अपना अपना ढपली अपनी अपनी राग को कर रहा है, करे वो करें। ऑनरेबल आप लोग एमएलए नहीं रहे, आप लोगों का पर्पस सर्व हो गया। आप लोग जिस पर्पस से अलग हुए थे आप लोगों ने पर्पस अलग कर लिया, इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा, वो एपेक्स कोर्ट का या लॉ का मकसद नहीं है। अल्टीमेटली आप सब ने मिलकर के कानून को डिफीट कर दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को डिफीट कर दिया, आप लोगों ने एंटी डिफेक्शन लॉ को डिफीट कर दिया। आप लोग रियली मास्टर्स हैं, लॉ ब्रेकर से, आप लोग लॉ मेकर नहीं है। आई एम सॉरी, आज ये शब्द कहना पड़ रहा है मुझे कि जितने भी लेजिस्लेटिव को बैठे हैं वो लोग लॉ ब्रेकर्स हैं, कहाँ लॉ मेकर्स हैं ये लोग? ठीक है, ओके अमलेंदु जी, चाहे कितना भी वक्त मांग लिया जाए, आज आप टाल दीजिए, कल टाल दीजिए, लेकिन ट्रस्ट वोट तो कराना ही होगा कर्नाटक की हुकूमत को। और नंबर्स फिलहाल जो हैं, जिस तरह के हालात हैं फिलहाल, वो तमाम चीजें उनके बिल्कुल बरखिलाफ जा रही हैं। नहीं, हम लोगों को लग सकता है कि चीज़ें उनके खिलाफ जा रही हों, जाहिर सी बात है कि ट्रस्ट वोट तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग बाहर बैठ के सोच सकते हैं कि चीज़ें उनके खिलाफ जा रही हो सकता है चीज़ें उनके पक्ष में हों, और वो इसलिए देरी कर रहे हों कि भाई अगर मान लीजिए हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया और उसके बाद फिर ये बात उठी कि भाई अभी उन विधायकों पर तो फैसला ही नहीं आया था, या वो विधायक अनुपस्थित थे, उन पर क्या फैसला हुआ, तो फिर दूसरी सिचुएशन हो जाएगी ना। तो इसीलिए सिद्धारामैया जी ने कहा कि भाई जब तक कि उन विधायकों के ऊपर जो है माननीय अपेक्स कोर्ट का जो है स्पष्ट नहीं हो जाता कि क्या फैसला है ठीक, तब तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जी, यही सीधी सी मांग है। लेकिन अमलेंदु जी, कोर्ट ने तो अब तो स्पीकर के ऊपर छोड़ दिया है तमाम मामला। उन्होंने कहा है तो स्पीकर को डिसाइड करना है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन वो जो एमएलएज हैं वो किसी भी तरह से बाध्य नहीं है कि वो वहां पर जाएं या न जाएं, वो उनकी मर्जी है। तो एक तरह से आप ये देखें वो नंबर्स तो अलग हो ही गए। अब अगर ट्रस्ट वोट भी होगा तो उनको हटाकर होगा। नहीं, देखिए ये आपके पास सही है कि वो बाध्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि वो बाध्य नहीं है जाने के लिए, लेकिन वो विधायक है कि नहीं है इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका ही नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पे स्पीकर को फैसला लेना है, स्पीकर ने भी उस पर फैसला लिया नहीं है। तो जब तक स्पीकर का उस पर फैसला ना हो जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है जब तक कि उस पर स्पष्ट आदेश नहीं हो जाए तब तक उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में टेक्निकल लोचा रहेगा। ठीक है, यही बात सिद्धारामैया कह रहे हैं। दत्ता जी, आपको क्या लग रहा है अभी फिलहाल जो सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है कि सिर्फ ड्रैग करने की कोशिश है कांग्रेस की, ताकि जो नाराज एमएलएज हैं जिनको बनाने की लगातार कोशिश हो रही है वो आखिरी दम तक वो कोशिश होती रहे? और अगर ये एमएलएज नहीं आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर ये एमएलएज नहीं आते हैं तो फिर क्या? बुशरा जी, मुखर्जी साहब ने कहा कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर्नाटका की असेंबली चुनाव का नतीजा निकलने के बाद जिस तरह से आनंद फानन में एक एबनॉर्मल अलायंस तैयार हुआ, वो जनता के मैंडेट के विरोध था। सीतारामैया की सरकार के विरोध में जनता ने मैंडेट दी थी, जनता दल सेक्युलर के पक्ष में जनता का मैंडेट नहीं था। मैंडेट अगर था सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता के पार्टी के पक्ष में ही था, वो लोग बेशक वो उस मैजिक फिगर तक पहुंच नहीं पाए, पर एज अ लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से मैंडेट उनके परिपक्ष में ही था, चाहे वो वोट शेयर के हिसाब से देखा जाए, चाहे वो सीट के हिसाब से देखा जाए। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है, और आज मैं बहुत ही स्ट्रांग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एक निर्लज्ज बेहाया सरकार है। जिस हिसाब से इन लोगों ने अल्पमत पे आ गए हैं और कहीं ना कहीं पे इनके पास बहुमत नहीं है, 9900 का आंकड़ा है इनके पास, उसके बाद भी जिस तरह से मुख्यमंत्री कुर्सी पे सिर्फ लालच के चलते और सिर्फ भ्रष्टाचार को एक तरह से उंगली जामा पहनाने के चक्कर में जिस हिसाब से बैठे हुए हैं, ये अगर शेमलेसनेस नहीं है तो क्या है?
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि ये एमएलएस को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं असेंबली में आने के लिए, मौजूदा मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक 20 से लेके 21 एमएलए हैं जो गायब हैं और जो असेंबली के प्रेमाइसेस के आसपास कहीं पर भी नहीं है, ना ही वो लोग बेंगलुरु शहर में हैं। मैक्सिमम जितने हैं वो लोग मुंबई में हैं और उन लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां पे कर्नाटका के सदन में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है और ना ही शामिल होने का मतलब बनता है वोटिंग के दौरान। तो कहीं ना कहीं पे एंटी डिटेक्शन लॉ की जहां बात आती है, वो कॉन्फिडेंस वोट के बाद वो चीज का प्रक्रिया शुरू होगा। जब तक कॉन्फिडेंस वोट आप नहीं लेते हैं और नंबर फिगर उस जो स्क्रीन पे जब तक नहीं आता है, तब तक आप एंटी डिटेक्शन लॉ तो फिर किस तरह से काउंट किया जाएगा? मुझे बताइए किस तरह से वोटिंग तो इनको करना ही पड़ेगा, चाहे आज करे, कल करे, परसों करे, और मतलब कि 7 दिन तक लटका नहीं सकते हैं। ये संविधान के विरोध में है 7 दिन तक वोटिंग की प्रक्रिया को लटका के रखना। आपको अगर करना होगा मैक्सिमम आपको 48 आवर्स और या तो फिर मैक्सिमम आप 72 आवर्स तक आप लटका सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि उससे ज्यादा आप अगर लटकाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद ही बोल दे कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये माना जाए 224 में से 20 माइनस हो गए और एक हम मान लेते हैं कि जो स्पीकर साहब हैं उनको आप वहां से हटा दीजिए, और फिर उसके बाद अगर हम नंबर यहां पर देखते हैं तो ये नंबर जो है वो 21 आप घटा दीजिए 24 में से, तो ये 201 के करीब ये बचता है। अब ऐसे में अगर हम नंबर देखते हैं तो 105 जो इंटैक्ट हैं, जो बीजेपी के हैं, वो उनके पास मौजूद हैं। जाहिर सी बात है जो लॉस हुआ है वो कांग्रेस और जेडीएस का है और इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं। जब ट्रस्ट वोट होगा तो जो काउंटिंग होगी, जो देखी जाएगी, वो इस जो घटा हुआ नंबर है उससे देखी जाएगी ना? नहीं, उससे देखी जाएगी, पर उससे देखी जाएगी तब भी तो अल्पमत की सरकार है ना। आज जो बसपा का जो सिंगल एमएलए है जो इनको समर्थन दे रहे थे बाहर से, वो भी तो गायब है, वो मुंबई में है अब। तो कहीं ना कहीं पे आप तो वैसे ही अल्पमत की सरकार हो और आपके पास बहुमत नहीं है। फिलहाल जो टैली है वो मैं सारे ये 20-21 एमएलए को भी मैं अगर हटा देता हूं, फिर मैजिक फिगर जो है वो मैजिक फिगर अपने आप में काफी नीचे आ जाता है और फिर भी आप उस मैजिक फिगर के आंकड़े को आप पार नहीं कर पा रहे हो। और सारे ये 21 एमएलए में अगर जोड़ दूं तो फिर आपके पास 114 की स्ट्रेंथ है और 113 मैजिक फिगर है। 2 एमएलएस ने पहले ही रिजाइन किया था ये सारे घटनाक्रम होने से पहले, और वो 2 एमएलएस के रेजिग्नेशन के बाद आपके पास संख्या रह गया था 114 और 113 है मैजिक फिगर। ये 3 जो निर्दलीय है, जो 2 निर्दलीय है और बसपा का जो एक लोन एमएलए है, इन लोगों ने भी समर्थन खींच लिया है। तो कहीं ना कहीं पे उस आंकड़े के हिसाब से भी तो आपके पास आज के डेट में 111 है जो मैजिक फिगर है। 113 का वो आंकड़ा आप पार नहीं कर पा रहे हो। तो इस साइड से भी अगर मैं देखूं तब भी आप अल्पमत की सरकार हो। सारे 21 एमएलए को मैं अगर जोड़ लूं तो आपके पास स्ट्रेंथ कितना है? 99 है आपके पास स्ट्रेंथ, और भाजपा के पास वो दोनों इंडिपेंडेंट एमएलए को जोड़ के 107 का नंबर है मैजिक फिगर। फिलहाल के समीकरण के हिसाब से 102 मैजिक फिगर है। मैजिक फिगर के 4-5 ज्यादा एमएलए इनके पास है। तो नेचुरल है कि जिसके पास अभी जिस तरह का इक्वेशन है, उस इक्वेशन में जिसके पास बहुमत है उसको तो मौका मिलना चाहिए ना सरकार बनाने का प्रक्रिया में। और वो अगर नहीं कर रहे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये लोग अगर इस कॉन्फिडेंस वोट को अगर इस तरह से अगर खींचते रहेंगे तो मैं इनकार नहीं करता हूं कि माननीय राज्यपाल कल नहीं तो परसों हस्तक्षेप जरूर करेंगे इस चीज में, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ द लेजिस्लेचर है और ये अधिकार संविधान ने दे के रखा है। यशवीर जी, आप कह रहे हैं कि आप एक स्टेबल गवर्नमेंट देंगे, लेकिन मुझे बताइए कि अगर ये माना कि ये 20 जो एमएलएज हैं, चाहे इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है या इनका इस्तीफा कबूल कर लिया जाता है, दोनों ही सूरत हाल में 6 महीने के अंदर इलेक्शन में इन्हें जाना ही होगा। आप ये तो नहीं कह सकते कॉन्फिडेंस से अपने पूरे किए सारे के सारे जीतकर बीजेपी के टिकट से, अगर माना दे भी दिया बीजेपी ने, सब जीतकर आ ही जाएंगे। तो अभी भी अगर एक तरह से देखा जाए तो अनस्टेबिलिटी तो फिर भी बनी रहेगी। अगर ये ट्रस्ट वोट हार भी जाते हैं तो भी 6 महीने तक तो इसी तरह की स्थिति जो है वहां पर बनी रहेगी कर्नाटक में। आपको ठीक कर देता हूं, मैंने ये नहीं कहा था कि हम स्थायी सरकार वहां देने वाले हैं। मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि हर
प्रदेश में एक स्थायी 2008 सरकार। का भी आपका इतिहास है कर्नाटक का। हाँ। तब भी आप ही की हुकूमत थी वहां पर। मैं वह कह रहा हूं कि स्थायी सरकार देने का इतिहास रहा है। मैंने भविष्य की बात नहीं कही। वर्तमान में आज परिणाम क्या निकलेगा, जैसे दत्ता जी ने कहा, जो आंकड़े दत्ता जी ने गिनाए उस हिसाब से स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि कुमार स्वामी जी मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। आज वो अल्पमत की सरकार है, लेकिन आगे निर्णय क्या होगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। क्या भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनाएगी, नहीं बनाएगी, या चुनावों में जाएगी, वो सब राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। लेकिन मैंने जो बात कही मैं आपको करेक्ट करना चाह रहा था कि हमारा इतिहास रहा है कि स्थायी सरकार, इस प्रकार के मुख्यमंत्री हमारे मंच पर खड़े होकर आंसू नहीं बहाते हैं कि मैं बहुत पीड़ा में हूं, कांग्रेस मुझे खून के घूंटू आंसू पिला रही है, खून के आंसू रुला रही है, ऐसा कभी नहीं रहा। आपको येदुरप्पा शायद याद नहीं है। मुझे येदुरप्पा जी याद है, कर्नाटक की आप चर्चा कर रहे हैं, येदुरप्पा जी का ही जिक्र है। वो इस प्रकार से कभी उन्होंने मंच पे खड़े होकर ये नहीं कहा कि भाई मुझे मेरे गठबंधन ने मुझे परेशान किया हुआ है। नहीं, वो सामने आकर कभी नहीं रोए। आप येदुरप्पा को भूल रहे हैं। उनको वहां तो कभी अलायंस की उस तरह से हुकूमत नहीं थी। वो तो अपनी सरकार में परेशान थे, अपनी ही सरकार में परेशान थे कि उन्हें इस तरह से काम नहीं करने दिया जा रहा है। क्या उन्होंने 2008 आप ये बयान चलवाइए, आप ये बयान चलवाइए अगर ऐसा कुछ आपके पास। और 2000 यहाँ और भी जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं और लोग हैं, मैं उनसे आपको इसका कंफर्म करवा दूंगी। 2008 भी याद रखना चाहिए आपको, जब इसी तरह से इस्तीफा लिया गया था और फिर उपचुनाव हुए थे, तब भी आपकी जो हुकूमत जो है वो किस तरह से माइनॉरिटी में आ गई थी। हाँ, तो देखिए कर्नाटक का एक तरह से ये हम ये कह सकते हैं कि बदकिस्मती रही है कि वहां पर ये हाल रहा है। जी इस पे थोड़ा सा करेक्शन कर दूं मैं। ऑपरेशन कमला की बात कर रहे हैं ना आप, 2008 की। जी। ऑपरेशन कमला इसलिए हुआ था क्योंकि उससे पहले एक इतिहास था। इतिहास ये था कि 2.5 साल का एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी जनता दल सेकुलर और भाजपा के बीच में, और उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पहले जो 2.5 साल था वो 2.5 साल का मुख्यमंत्री जनता दल सेकुलर के थे। जैसे वो 2.5 साल का टेन्योर खत्म हुआ, जनता दल सेकुलर ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, वहां पे वो इनकार कर दिए मुख्यमंत्री के कुर्सी देने से भाजपा को, और उसके बाद ऑपरेशन कमला हुई और आपके 8-10 एमएलए वहां जनता दल सेकुलर से टूट के फिर भाजपा की तरफ त्याग पत्र दे दिए थे। उसके बाद जब उपचुनाव हुआ, उपचुनाव होने के बाद नतीजा जो निकला, नतीजा में जिन एमएलएस ने ऑपरेशन कमला के दौरान जनता दल सेकुलर से छूट के आए थे वो सब के सब जीते, और फिर येदुरप्पा की जो सरकार है वो एक स्थायी सरकार बनी वहां पे और पूरा कार्यकाल चला वहां। तो ये एक सिलसिला है और ये एक सिचुएशन है। केवल सिर्फ उस चीज को एक एंगल से देखने से गलत होगा, उसके पीछे की इतिहास देखने की भी उतनी आवश्यकता होती है इस सारी चीज को लेकर। मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि 6 महीने के अंदर ये तमाम जितने सारे एमएलएस हैं जिन लोगों ने रेजिग्नेशन दिया है, चाहे वो भाजपा में शामिल हो या फिर निर्दलीय हो के वो चुनाव लड़े, उनको चुनाव लड़के जीत के आना पड़ेगा। पर यहाँ पे बात यह है कि अगर वो लोग अगर भाजपा से भी अगर टिकट लेके अगर नहीं जीत पाते हैं, फिर भी तो जनता दल सेक्युलर और आपके कांग्रेस की जो मौजूदा स्ट्रेंथ है वो मौजूदा स्ट्रेंथ उस हिसाब से इनका नंबर गेम में ये लोग फिर भी पीछे रहेंगे। क्योंकि ये सारे जितने हैं जो मतलब कि आज के डेट में बगावत किए हैं, ये तो नहीं है कि 21 के 21 हार जाएंगे। नहीं, देखिए ये भी तो नहीं है ना, वो तो भविष्यवाणी होगा ना। वही बात है, तो भविष्य तो किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता। तो ऐसे में तो 6 महीना बहुत होता है किसी भी सरकार के लिए। जो सरकार अगर सत्ता में आ जाती है ना और कॉन्फिडेंस वोट एक बार दत्ता जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अभी जो अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, आप फिर से उसी अनस्टेबिलिटी की बात करना चाह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि 6 महीने बहुत होते हैं। मधुमक्खी की छत जब फटती है ना, मधुमक्खी तो इधर उधर सुरक्षित भागते हैं, सुरक्षित जगह पे जाने के लिए। कमी इनके अंदर है ना, कमी इनके अंदर है। इनके घर में फूटे तो बाकी लोग क्या करें? घर के अंदर इतने सारे विभीषण बैठे हुए तो बाकी लोग करें क्या? आप लोगों को वही ऑप्शन दे रहे हैं जिस ऑप्शन से आप उन्हें निकालने की बात कर रहे हैं कि जनता की फिक्र है आपको और बीजेपी को बहुत ज्यादा, उसी दलदल में जाने की बात हो रही है। स्टेबल सरकार होना चाहिए वहां पे। आप खुद मुझे बताइए ना कि पिछले 1 महीने से क्या वहां
पे गवर्नेंस नाम का चीज कुछ है? एक भी फाइल वहां पे साइन हुआ है? कोई भी विशेष कदम उठाया गया है? कोई भी इंपॉर्टेंट जाहिर सी बात है लेकिन जिन 20 एमएलए के साथ आपकी बीजेपी भी खड़ी हुई वहां पर नजर आ रही है, उन्होंने भी तो यही किया है, उन्होंने भी तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ही किया है, उन लोगों के साथ ट्रस्ट किया है ना, उन्होंने किया है, सबको पता है किस वजह से किया है, बिल्कुल सबको पता है भ्रष्टाचार के चलते हुआ है, जिस तरह से जमीनों का आवंटन हुआ है, मैं आ रही हूँ, मैं आपके पास दत्ता जी।